एंड देयर रजिस्ट्रेशन। और ये हमारा जो दोस्तों से रिक्वेस्ट किया है कि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड करेंगे। ये हमारा सेशन फिफा की 4 ब्रांचेस और फेसबुक पे लाइव जा रहा है, तो जरा इसके हम डेकोरम को बरकरार रखेंगे और इसके एंड पे हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो और इमरान मरीज साहब स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है जी डिस्कशन का, ये हम फैसलाबाद टैक्स बार और पिफा के प्लेटफॉर्म पे जॉइंटली कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप इन पाकिस्तान। ये चूँकि बड़ा कॉमनली क्वेश्चन है, जब भी कोई न्यू कहेंगे जी हम किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हों, आया हम 2 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप बनाएं, हम कंपनी बनाएं। अच्छा, पार्टनरशिप बननी है तो वो कैसे बननी है, उसकी टाइप कौन सी है, कंपनी बननी है वो कैसे बननी है, उसकी टैक्सेशन क्या है, पार्टनरशिप की टैक्सेशन क्या है, या मैं इंडिविजुअल काम करूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स हैं और मुझे उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और टैक्सेशन में उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। इसमें फिर अगला जो मेन टॉपिक आता है इंटरेस्टिंग, वो ये होता है कि कैटेगरीज ऑफ बिजनेस कैसे सिलेक्ट की जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं रिसेंट, कि गलत कैटेगरी सिलेक्ट करने में एफबीआर ने उनको उठा के किसी और सेगमेंट में डाल दिया, तो उस सेगमेंट में जाने की वजह से वो कल को उस टैक्सेशन में चले गए और फिर वो उनको अपनी कैटेगरी चेंज करवाने में काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ा। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जब आपकी 181 में एनटीएन में होती है जो सब लोग करते हैं, तो यही आगे 14(6) में भी जाती है जहाँ से आप सेल्स टैक्स रजिस्टर करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर जो टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं पाकिस्तान में, तो वो 3 हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। सबसे पहले ये जी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है पार्टनरशिप, और तीसरी मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा है लिमिटेड कंपनी। इसको जब कंपनी में आएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिटेड का क्या मतलब है। सोल प्रोप्राइटरशिप को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है। हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन नहीं है, उसमें इंडिविजुअल की डेफिनेशन है या पर्सन की डेफिनेशन है। इसको हमने डेफिनेशन को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से लिया है जी। ये है कि बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। इसी तरह पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है बिजनेस ओन्ड बाय एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 से ज्यादा, और इस 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। लिमिटेड कंपनी एक लीगल एंटिटी है। बेसिकली कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लॉ में डिफाइंड है, कंपनी लॉ में, जिसको अब आप कंपनीज एक्ट 2017 बोलते हैं, कि एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हु कैन सू एंड हु कैन बी सूड। तो ये फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस। ये कंपनी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर 3 मेजर टाइप्स हैं। अब हम इसकी फर्दर डिस्कशन को देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 80 है जिसमें डेफिनेशन दी गई हैं, डिफाइन किया गया कैटेगरिकली। उसमें मैंने आपको जैसे बताया, इंडिविजुअल को ऐसा डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन के अंदर उसका सेक्शन 1A है एन इंडिविजुअल। अब एन इंडिविजुअल क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें कंपनी आ जाती है, एओपी आ जाती है, गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। तो ये सब तमाम के तमाम सेक्शन 80 के तहत पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही, जरा वो देख लीजिए। जी अली सर स्लाइड्स वगैरह चेंज नहीं हो रही, गाड़ी वो देख लीजिए, दोबारा शेयर करने की स्लाइड। स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ? अब हो रही है, मैनुअल कर लेते हैं। जी सर मैनुअल कर लेते हैं, मैनुअल चेंज। चले, हाँ जी मैनुअल कर लेते हैं।
ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप भी जैसे मैंने आपको बताया, हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखा है, वहां पे डिफाइंड नहीं है। इसको हमने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जब देखा जाके, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी ये कहती है कि द सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप वेयर वन पर्सन रन्स द बिजनेस एंड एक्सेप्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क। इसके आगे मैंने खुद एक लफ्ज लिखा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप दोनों कैटेगरीज में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे अभी मैंने कंपनी में कहा था कि लिमिटेड का वर्ड यूज किया गया था, तो कंपनी और सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लायबिलिटी का है कि कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग या टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, जो भी टाइप्स होंगी, और यहाँ पे इन दोनों टाइप में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन दूसरी टाइप है, हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं, सेक्शन 80 का सब सेक्शन 2 इसको डिफाइन कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। यानी जहां पे भी 2 से ज्यादा लोग किसी भी फॉर्म में ज्वाइंट होंगे बट अदर देन कंपनी, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इसने डिफाइन किया फर्म। अब फर्म भी दो टाइप की होती है, रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म। मेरे ख्याल पुराने ऑर्डिनेंस में शायद अलग अलग मेंशन भी था, 2001 के बाद ये फर्म लफ्ज इस्तेमाल होता है। रजिस्टर्ड फर्म वो है जो कि आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और अनरजिस्टर्ड फर्म वो है जो कि आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्ट्रेशन के बगैर ऑपरेट होती है। ये दोनों, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये दोनों बिजनेसेस वैलिड हैं, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म होती है और कोई बैंक या कोई इदारा उनसे फॉर्म सी मांगना शुरू कर देता है, तो फॉर्म सी सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म का होता है। अनरजिस्टर्ड फर्म भी उसी तरह से ऑपरेट कर सकती है जिस तरह रजिस्टर्ड फर्म ऑपरेट करती है। ये दोनों लीगल डिफाइंड वर्ड है। उसके बाद फर्म को देखिए जी, डिफाइन किया गया है 82C में। Firm means the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, जिसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी कह देते हैं, कि वो तमाम के तमाम उसमें शेयर होल्डर होंगे या पार्टनर होंगे। इसकी टाइप्स आगे मैंने लिखी जो भी हम डिफाइन कर रहे थे, रजिस्टर्ड फर्म है और अनरजिस्टर्ड फर्म। उसके बाद सेक्शन 82B जी कंपनी को डिफाइन कर रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। कंपनी के बारे में जैसे हमने पहले ब्रीफली पढ़ा कि कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी इज लिमिटेड। लिमिटेड की आगे टाइप्स हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, वो गारंटी लिमिटेड हो सकती है, वो इदारा कोई भी हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल है। लेकिन फर्क इसमें ये है लाइबिलिटी इसकी लिमिटेड है, इस वजह से इसको लिमिटेड कहा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट पर्सन की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स दे होल्ड। पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड में लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर दे होल्ड, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी अगर बिजनेस लॉस में भी आ जाता है तो पार्टनर, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स पे लाजमी नहीं है कि वो अपने जाती असासे बेच के भी लाइबिलिटी पूरी करें, जबकि इंडिविजुअल और एओपी में ये लाजिम है कि अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो उनके पर्सनल असासे भी लायबल टू बिजनेस होंगे। कंपनी को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन किया गया है जी, उन्होंने सिंपली कह दिया कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है, एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हु कैन सू एंड हु कैन बी सूड। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप वो बता रहे हैं, अब बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फिर अब मुदारबा कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेशन अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी SECP रजिस्टर्ड करता है। ये भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है बहुत बात कि सर लाइव जा रहा है वो मैं एनजीओ की बात कर रहा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी SECP रजिस्टर करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बाद फॉरेन एसोसिएशन है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स और स्मॉल कंपनी, ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है। तो ये भी टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार की तरफ। अली ये स्लाइड आपके पास चेंज हो रही है? सर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, ये स्लाइड है मेरे पास। बस ठीक, ओके, फिर चल रही है आपको। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस जो है
इसमें हम जो पहला तरीक़ाकार है, हम सोल प्रोप्राइटर से शुरू करते हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और उसके बाद कंपनी। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपकी होती है जी कि आप एनटीएन लेते हैं। एनटीएन लेने के लिए हम सब फेमिलियर हैं, 181 फॉर्म है, अभी स्क्रीन पे मेरे पास शो हो रहा है, देखते हैं इधर भी इसको कर लेते हैं। 181 फॉर्म आप खोलते हैं तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी है कि फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली, इनकम टैक्स में जो आप रजिस्टर्ड करते हैं, ये बेसिक बुनियादी आपकी रजिस्ट्रेशन है। कोई भी कारोबारी इदारा जब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना है तो सबसे पहले उसका आपने एनटीएन बनाना है, जो कि इस फॉर्म में बनना है। इस फॉर्म को अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपके सामने टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं, फर्म भी कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकते हैं, और बॉडी ऑफ पर्सन अंडर फॉरेन लॉ भी आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा करता हूँ। जी आप देखिए आगे। नहीं, पुराना यही खड़ा है। ये बस ठीक है जी। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने, लोग मोस्टली फेमिलियर ही हैं इससे। 181 आप FBR IRA इसमें लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपना पहले लॉगिन क्रिएट करते हैं, जो कि आप अपने एक ऐसे ईमेल एड्रेस और ऐसे मोबाइल फोन से करते हैं जो कि FBR के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। तो एक न्यू आपका डेडिकेटेड, और इसमें वो प्रेफरेंस देते हैं कि वो फोन नंबर आपके नाम पे भी हो। तो प्रेफरेंस ये रखिए क्योंकि इस पे आपको SMS भी आने हैं, कल को नोटिस भी आने हैं, आपको तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस आपके नंबर पे और ईमेल पे होनी है। तो ईमेल और मोबाइल नंबर देते वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं जी हमारे पास तो ईमेल नहीं है, हमारे मेरा मोबाइल फोन कोई चलता ही नहीं है ईमेल के बगैर। तो ईमेल आप अपना दीजिए, मोबाइल फोन अपना दीजिए, और इस फॉर्म को खोलने के बाद जो आपके सामने अब नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके फॉर्म इस शक्ल में खुलेगा जी। मैंने वो नाम थोड़ा सा हाइड कर दिया, लेकिन शक्ल यही होगी। 181 का फॉर्म है। इसमें आप देखिए सबसे पहला जो टैब है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी आपकी। अच्छा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन किया जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में अक्सर औकात लोगों के नाम के स्पेलिंग सही नहीं होते। तो यहाँ पे जो डेटाबेस आता है जी, ये नादरा से ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे नाम के स्पेलिंग अगर आपके फर्क भी हैं तो हम खुद उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नाम आपका नादरा से आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड होगा। आपने इस पहले फॉर्म में अपना मोबाइल और ईमेल अपडेट करना है। ईमेल अपडेट करके आप सबमिट करेंगे तो आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप इस पे फीड करेंगे तो आपका मोबाइल और ईमेल फीड हो जाएगा यहाँ। इसके साथ ही दूसरा टैब आपको नजर आ रहा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के टैब में आप अपना एड्रेस देंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस। वो मैं स्किप कर दिया क्योंकि तीसरे टैब में वो नजर आ जाएगी चीज। तीसरा टैब आप देखें, ये बिजनेस का है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने डिसाइड करना है कि मैंने बिजनेस का नाम क्या रखना है। जब बिजनेस का नाम डिसाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएंगे, जो आपको ये येलो हुई हुई पट्टी नजर आ रही है, इसके राइट साइड पे प्लस का साइन है। प्लस का साइन आप दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में आप अपना बिजनेस नेम सही स्पेलिंग के साथ एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इससे जो निचला बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले कह रहा था कि आपने कैटेगरी ऑफ बिजनेस कैसे रखनी है। अब कैटेगरी ऑफ बिजनेस अगर आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है होलसेल। अब होलसेल और जनरल होलसेल ट्रेड सेलेक्ट की हुई है, लेकिन यहाँ पे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि मौजूद है। वो खोल के आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। इसके ऐड करने के बाद जो ऊपर जहां आपने बिजनेस ऐड किया है उसके राइट साइड पे एक और प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, वो दबाएंगे तो आपका प्रॉपर्टी वाले टैब में जो आपने डाटा दिया है एड्रेस का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने वहां नहीं भी दिया हो तो यहाँ से जाके भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस, जैसे इसमें देखिए मैंने नीचे दो एड्रेस ऐड किए हुए हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल। अक्सर लोगों का होता है जी हम ऑफिस घर पे रखना चाहते हैं तो हमारी फैक्ट्री कहीं और, तो फैक्ट्री तो हमें डाक घर के एड्रेस पे आती रहे। अब वैसे डाक का कॉन्सेप्ट कम होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आप दो एड्रेस अगर देना चाहते हैं तो दो एड्रेस भी आपके ऐड हो जाएंगे, और उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ क्लोजिंग का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कोई एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ये पहला फॉर्म है आपका 181। उसके बाद अगला कॉलम मैंने स्किप कर दिया, लिंक है। लिंक में आपने ऑथोराइज पर्सन देना होता है। अगर आप अपने काउंसिल को ऑथोराइज करना चाहते हैं तो उसको कर दें, अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो खुद अपने आप को रख सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी चीज यहाँ पे 3 अटैचमेंट्स आपको नजर आ रही है। सबसे पहले अटैचमेंट है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करना, ये जरूरी नहीं है। इसके नीचे आपका बिजनेस प्रेमिसेस की ओनरशिप या टेनेंसी का प्रूफ है। अगर जगह आपकी अपनी है तो आप उसकी रजिस्ट्री या फर्ज की कॉपी लगा सकते हैं। अगर जगह आपकी किराए की है तो आप उसमें किरायानामा लगा सकते हैं।
ये दोनों चीजें आप अटैच करेंगे तो इसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे तो बाद में जब आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपको दोबारा वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में कुछ और चीजें भी ऐड होंगी, वो अलग होती हैं। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होने के बाद इमीडिएटली आपका एनटीएन बन जाएगा। आपको ईमेल के जरिए और एसएमएस के जरिए भी मैसेज आ जाएगा और आप अपना ऑनलाइन एफबीआर पे जाके अपना एनटीएन सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल सकते हैं। ये बैंक वाला फॉर्म मैंने दिखाया, इसमें आप बैंक अकाउंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो बैंक को आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एओपी और जो है इंडिविजुअल, इन दोनों का तरीकाकार तकरीबन सिमिलर है। एओपी पे एक हम पिछले साल वर्कशॉप कर चुके हैं जिसमें एओपी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से करवाना चाहते हैं, वो एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे आज। लेकिन प्रोसीजर जो 181 से कंटिन्यू होना है वो इसी तरह से होना है। तो इंडिविजुअल और एओपी का प्रोसीजर एफबीआर में रजिस्ट्रेशन का सिमिलर है। इसके बाद हम आएंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन पे। अब इंडिविजुअल और एओपी के एनटीएन यहाँ से जनरेट हो जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इंटायरली डिफरेंट है। कंपनी का एनटीएन भी इंटायरली डिफरेंट तरीके से बनता है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी इंटायरली डिफरेंट तरीके से होती है। इसके लिए आपको एसईसीपी की ई सर्विसेज पे जाना पड़ेगा। जो आप एसईसीपी की ई सर्विसेज खोलेंगे तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जो भी नजर आ रहा है। इस पेज पे आएंगे तो यहाँ भी तरीकाकार सिमिलर है। आप अपना मोबाइल और ईमेल एड्रेस दे के अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जब आप लॉगिन क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है बॉक्स जहाँ से आप लॉगिन होंगे। उसमें लॉगिन होने के बाद ये विंडो खुल जाएगी आपके सामने। अब चूंकि ये एग्जिस्टिंग एक कंपनी मौजूद है तो इसलिए उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। अगर नहीं मौजूद होगी तो नाम यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक सेंटर में आपको हल्के नीले रंग का कंपनी नेम रिजर्वेशन का टैब नजर आ रहा है। तो जब आप अपना लॉगिन कर लेंगे तो आप अवेलेबिलिटी ऑफ नेम के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नाम जब मर्जी जिस तरह मर्जी रख लें। आपको पहले एसईसीपी को अप्लाई करना पड़ेगा कि आया ये नाम अवेलेबल है, फिर उसके बाद वो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का लेटर इशू करेंगे और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, कंपनी नेम रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे और वो आप एसईसीपी को फाइल कर देंगे। उसमें आपको 3 नाम देने हैं ऑप्शन में। वो आपसे 3 नाम पूछेंगे, पर्पस पूछेंगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन का, और ये पूछेंगे कि आपने इस कंपनी में बिजनेस क्या करना है, और ये जो नाम आपने रखा है इसकी रेलिवेंसी क्या है। ये 3 क्वेश्चन आप वहाँ पे इसका आंसर करेंगे और 3 ऑप्शन नामों के दे के फॉर्म सबमिट कर देंगे। मोस्टली 24 आवर्स के अंदर ही उसका रिप्लाई आ जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल पर रिप्लाई आ जाएगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर वो नाम अवेलेबल होता है तो अगली दफा जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट से लगा दिए इस जगह पे वो उसका नाम आ जाएगा। जब नाम आ जाएगा तो फिर आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी जिसमें आपकी प्रोसेस की लिस्ट आ जाएगी सारी की सारी। यहाँ पे जाके आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म भरने हैं जिसमें आपके डायरेक्टर्स का डाटा होगा, शेयर होल्डिंग परसेंटेजेस होंगी, उसके बाद आपका तमाम का तमाम जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है कि आपने कितने शेयर रखने हैं, शेयर वैल्यू क्या होनी है, वो सारी की सारी आपकी उस फॉर्म के अंदर आएगी। बंद कर। अब जैसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म आप भर के सबमिट कर देंगे, इनकॉर्पोरेशन में वो आपसे सारे ऑप्शंस पूछता है कि आपने सोशल सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन भी इसके साथ करवानी है, आपने ईओबीआई की रजिस्ट्रेशन भी इसके साथ करवानी है, आपने लेबर की रजिस्ट्रेशन भी इसके साथ करवानी है। जो कैटेगरी आप चाहेंगे वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जैसे ही आपको एसईसीपी की तरफ से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ईमेल आएगा, आपका एनटीएन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और आपके एफबीआर के यूजर नेम और पासवर्ड भी आपके ईमेल पे और मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये बेसिकली तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हमने डिस्कस किए हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी, उनकी बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है जो कि आप 2 एफबीआर से करते हैं और तीसरा कंपनी जो है वो एसईसीपी से करेंगे और एफबीआर में वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन इससे रेलेवेंट होता है, जी मैं कौन सा बिजनेस करूं तो उसमें मुझे टैक्सेस क्या देने पड़ेंगे, हम बेसिक उसको डिस्कस कर लेते हैं। जहां तक सवाल है जी इंडिविजुअल और एओपीज का, ये 2022 फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडेड आपके टैक्स रेट है, टैक्स कार्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आपकी इनकम पे आप टैक्स देंगे। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, दूसरा मिनिमम टैक्स है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम टैक्स के रेट इंडिविजुअल और एओपी देख लेते हैं, फिर कंपनीज देख लेते हैं और उसके बाद हम मिनिमम टैक्स की तरफ आते हैं। इंडिविजुअल और एओपी का सर टैक्स रेट में 4 लाख तक की आपके पास एग्जम्पशन है,
4 लाख की स्लैब के बाद 4 से 6 तक आपके पास 5% है, फिर 10% है, 15%, 20%, ये इस तरह से एक टेबल मौजूद है जो कि FBR की वेबसाइट पे भी मौजूद है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी मौजूद है और टैक्स कार्ड ग्रुप में भी शेयर हुए हैं, लोगों को पता है। इस एग्जाम्पशन के मुताबिक आप ये वो टैक्स है जो आपने अपने प्रॉफिट पे देना है, इंडिविजुअल और AOP 2 कैटेगरीज का ये टैक्स है। अच्छा, ये अगर देखेंगे तो दूसरा कार्ड जो है ये बेसिकली सैलरीड स्लैब है। सैलरीड में थोड़ी सी स्लैब बेहतर है, 6 लाख तक की एग्जम्पशन है, फिर उसके बाद पहला 5% रेट है 12 लाख तक, फिर इसी तरह से कंटिन्यू करता चला जाएगा और सैलरी के रेट अलग से आएंगे। अच्छा, सैलरीड इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होने में एक चीज हम पीछे दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो हमने फॉर्म 181 का भरा है, वहां पे जो लिंक वाला कॉलम था वहां जाके आप अपने एम्प्लॉयर का NTN देंगे और बिजनेस में कुछ नहीं देंगे, तो आप बतौर सैलरीड इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो जाए। जो 181 फॉर्म है, 181 फॉर्म में आप लिंक में जाके एम्प्लॉयर का NTN नंबर दे देंगे और बिजनेस में कुछ नहीं देंगे और उसको सबमिट कर देंगे, तो आप बतौर सैलरीड इंडिविजुअल रजिस्टर होते हैं। ये फर्क है बेसिकली। और NTN नंबर वगैरह वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, वो आपका ID कार्ड ही NTN नंबर है तो जी सॉरी, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करता हूँ जी। स्क्रीन शेयर 1 मिनट ऑन कर दूँ। जी अली, ओके आवाज? जी सर, क्लियर है, ऑडिबल। हमने अभी डिस्कस कर रहे थे टैक्स रेट्स। अब इन बिजनेसेस की हमने रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार देख लिया और अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं टैक्स रेट। इसके टैक्स रेट में ये आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है जी। ये चार्ट जो है करंट ईयर का अपडेटेड है 2022 का। इसमें सबसे पहले जो है आप देखेंगे इंडिविजुअल AOP के टैक्स रेट्स हैं। ये टैक्स कार्ड मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मौजूद है
और आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स चार्ट है जी, इसमें आप सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने बताया कि कंपनीज पे इस तरीके से टैक्स लगे। कंपनीज पे टैक्स की फर्दर एक्सटेंशन हमने बताई कि कंपनी पे सुपर टैक्स भी लगाया गया, जो कि प्रॉफिट जब आपका 150 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा तो आप सुपर टैक्स में फॉल करेंगे, जो कि 1 से 4% तक है। और कुछ सेक्टर्स हैं, 12 सेक्टर्स डिफाइंड है जिन पे ये 10% है। सेकंड जो टैक्सेशन है वो मैंने आपको बताया कि मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स में लिमिट है जी, अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से एक्सीड करेगा तो 100 मिलियन से एक्सीड करने पर आप टर्नओवर टैक्स देंगे। टर्नओवर टैक्स के भी मुख्तलिफ रेट्स डिफाइंड है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें कंपनीज को कुछ एग्जम्पशंस भी हासिल हैं। ये मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 9 आपके सामने शेयर किया, जिसमें 113 सेक्शन डिफाइंड है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू रेजिडेंट कंपनी, permanent establishment of a non-resident company, an individual having turnover of 100 million rupees or above in tax year 2017 or any subsequent year, and an association of person having turnover of 100 million rupees or above in the tax year 2017 or any subsequent year। अब ये देखिए कि 100 मिलियन की लिमिट एओपी और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। इसमें फर्दर इसको ये कह रहे हैं कि वेयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फॉर लॉस फॉर द ईयर, सेटिंग ऑफ और लॉस, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट और रिबेट्स हैं, क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेस डिडक्शंस हैं। ये बेसिकली सारी की सारी इसी की सब क्लॉजेज आती हैं मिनिमम टैक्स की। मिनिमम टैक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि रेट्स अलग से डिफाइंड है। टर्नओवर अगर आपका इस कैटेगरी में आ जाता है तो बिजनेस सेक्टर्स हैं। अब जैसे आपके पास सबसे पहला आपके पास सेक्टर आ रहा है, जिसमें सुई गैस कंपनी आ गई है आपके पास, जिनका एनुअल टर्नओवर एक्सीड करेगा 1 बिलियन से। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इन पे 0.75% ऑफ टर्नओवर टैक्स लगेगा। उसके बाद आपकी ऑयल रिफाइनरीज, मोटरसाइकिल डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन पे 0.5% टर्नओवर टैक्स लगेगा। इसके बाद आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये बेसिकली एफएमसीजी की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये फॉल करते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का वर्ड भी इन्होंने ऐड किया, एंड सिगरेट्स। उसके बाद पेट्रोलियम एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। राइस मिल्स और उनके डीलर्स हैं। फिर उसके बाद टायर 1 रिटेलर्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, who are integrated with board or its computer system for real time reporting। ये जो आपके पीओएस आजकल बड़ा कॉमनली नोन है, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन जो है, अगर उसमें आप रजिस्टर्ड हैं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं तो आप पे टर्नओवर 0.25% ऑफ टर्नओवर लगेगा। उसके बाद आ गया पर्सन टर्नओवर फ्रॉम सप्लाईज टू ई कॉमर्स इंक्लूडिंग रनिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को पिछले साल लॉ में डिफाइन किया गया है, ये रियल मार्केट प्लेस की तरह है और वहां पे भी पीओएस इंटीग्रेशन मैंडेटरी है। उसके बाद पर्सन इंगेज इन सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड व्हीकल्स और फ्लोर मिल। ये वो सेक्टर्स हैं जिन पे रिड्यूस्ड टैक्स रेट लगेगा टर्नओवर का 113 के तहत। इनके अलावा जितने हमने डिस्कस किए, इन सब के अलावा जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर है वो फ्लैट 1.25% ऑफ देयर टर्नओवर टैक्स देंगे। तो ये बेसिकली 3 मेन टाइप्स आ गई बिजनेस की। 3 मेन टाइप्स पे हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इंडिविजुअल बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एओपी की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में हम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म को डिफाइन करके आए हैं। क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह ज्यादा कॉमन नहीं है हमारे इस्तेमाल में, तो उसको हमने ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो टाइप एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी में फॉल करेगी, और अगर वो रजिस्टर्ड होती है तो उसकी टैक्सेशन एओपी के तहत ही डील की जाएगी। उसके बाद कंपनीज आ गई, तीसरी टाइप ऑफ बिजनेस। कंपनीज में हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार और उसकी टाइप्स। कंपनी लिमिटेड है लायबिलिटी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है। इसमें हम एक चीज और ऐड कर लें, रिसेंट 2-3 साल पहले ऐड हुई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है। यानी आप पार्टनरशिप फर्म को भी एसईसीपी में ले जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन से बच सकते हैं, लेकिन आपका नाम रिजर्व हो जाएगा एज अ कंपनी और आपका स्टेटस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का हो जाएगा। उसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को ले जाते हैं एसईसीपी में रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो उसमें आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। उसके बाद हमने इसकी टैक्सेशन तीनों सेक्टर की डिस्कस की कि नॉर्मल प्रॉफिट्स पे क्या टैक्सेस है।
उनके रेट्स चार्ट हमने शेयर कर दिए। ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल भी होगी बाद में, वो सारे देख सकते हैं। चार्ट तो वैसे कॉमनली अवेलेबल है। और फिर हमने बताया कि टर्नओवर टैक्स इन तीनों सेगमेंट्स पे किस तरह से लगेगा। इनकी रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने डिस्कस किया था कि उनकी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, बिजनेस सेक्टर कौन सा डिफाइन करना है, उसकी अमेंडमेंट्स कैसे करनी है, मोबाइल फोन और ईमेल एड्रेस की अहमियत क्या है, और वो किस तरह लाजिम है कि यूनिक आप नंबर देंगे जो आपके अपने इस्तेमाल में होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे बल्कि लिखा हुआ भी आता है कि ऐसा नंबर आप दें जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो। ये हो सकता है आने वाले वक्त में वो ये रजिस्ट्रेशन वैसे ही ब्लॉक कर दें अगर आप कोई ऐसा नंबर देते हैं जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये हमारा जी मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस और इनकी टैक्सेशन है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाते हैं, और अब जो क्वेश्चन है वो लेना सर। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में जाके एक्सेप्टेंस दे सकती है। ये डिफरेंट है अगर लीगल की हैंडलिंग होते हैं उसमें हमें जाके पार्टनर्स के अकाउंट में जाके वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यहाँ सर ये होगी कंप्लीट करूं। बेसिकली ये जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों तरफ से है। जब आप कंपनी में भी जाएंगे ना, डायरेक्टर को ऐड करने जाएंगे तो वो भी कहेगा इनका एनटीएन अगर नहीं बना हुआ तो एनटीएन बना के आए। तो आपको पार्टनरशिप में भी इसी तरह से है कि जब आप उसमें ऐड करेंगे ना पार्टनर, तो उनके एनटीएन आप बेहतर है कि पहले बना लें। अगर एनटीएन नहीं बने हुए पहले बनाएं, ताकि वो जैसे ही उधर आप करेंगे अपडेट, उधर एक्सेप्टेंस आएगी तो आप उसको फौरी तौर पर एडमिट कर लेंगे। तो ये बेहतर तो ये है कि एनटीएन आप इंडिविजुअल्स के पहले बनाएं और बिजनेस के बाद में बनाएं, क्योंकि डायरेक्टर की फॉर्म में भी और पार्टनर की फॉर्म में दोनों तरफ से ये क्वेश्चन सर आना है। वहां भी आपका फॉर्म रुक जाता है जाके एससीसीपी में भी, अगर आपके डायरेक्टर के एनटीएन नहीं बने हुए पहले। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इंडिविजुअल बिजनेस नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप पार्टनर है एक कंपनी के, तो आपके एनटीएन पे तो उस बिजनेस का फिर जिक्र ही नहीं आएगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर रहे कोई, अगर तो आप कोई और इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपने अपना अलग से बिजनेस एक ऐड कर लिया और एक जगह आप मेंबर हो गए एक पार्टनरशिप के। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है तो आपके एनटीएन पे बिजनेस का जिक्र कहीं नहीं आएगा। तो कल को आप कैसे प्रूव करेंगे कि इस बिजनेस का पार्टनर मैं भी हूँ? ऑनलाइन अगर दिखाना चाहते हैं, वो तो आपकी रिटर्न खोलेंगे तो उसमें शेयर फ्रॉम भी लिखा होगा ना, लेकिन वहां भी बिजनेस का नाम नहीं आता। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि पहले उनके एनटीएन बनाए पार्टनर्स के या डायरेक्टर्स के, और फिर उनको एक्सेप्ट करके ऐड करवा लें। फर्म रजिस्ट्रेशन में सर जो एक दूसरा है ना, जो ऑनलाइन प्रोसीजर एक दिया हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, उस पर लास्ट ईयर हमने पूरी प्रेजेंटेशन भी दी थी, उसको इस साल दोबारा देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो वो उसमें यह है कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चली जाती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और आपका एनटीएन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जस्ट लाइक कंपनी। वो एक पूरा अलग प्रोसीजर है रजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड करवाने का। उसको एक अलग सेशन में रख लेते हैं क्योंकि वो काफी डिटेल्ड लंबी है उसकी वर्किंग, तो उसको डिस्कस करते अगर वो नाम एक्सेप्टेबल अवेलेबल नहीं है होना तो देन फिर वो भी हमें इंटीमेट करेंगे कि ये नाम नहीं है, आप कोई और नाम। जी सर, उनकी ईमेल आ जाएगी आपको वेरी नेक्स्ट डे, 24 घंटे में वो रिस्पॉन्स करते हैं जी। वो फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा जैसे ही उनकी ईमेल आएगी ना, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके प्रोसेस लिस्ट में वो फॉर्म आपका रीओपन हो जाएगा। रीओपन करें उस फॉर्म को जाके, जो भी मैंने दिखाया था तस्वीर में, उस फॉर्म में जाके आप दोबारा से उनका वही नाम और उसकी वही 3 सवालों के जवाब। एक सवाल है कि कंपनी का नाम आप क्यों रख रहे हैं, बिजनेस सेक्टर क्या है, आपका इस नाम से रिलेशन क्या है, और आप बिजनेस किस सेक्टर में करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आंसर करके 3 ऑप्शन देके दोबारा सबमिट कर देंगे अगर वो अवेलेबल होगा। वैसे एससीसीपी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। एससीसीपी ने अपने वेबसाइट पे आपको सर्च दे दी है कि आप नाम ढूंढ लें, लेकिन अक्सर बात होता ये है कि जब आप नाम लेते हैं ना तो वो कहते हैं ये किसी और के साथ एसोसिएट है, नाम किसी और से मिलता जुलता है, तो हम आपको ये नाम इस वजह से भी अलाउ नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा हो गए हैं, पहले इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, मिलते जुलते नाम रखे जाते थे। अब वो आपको मिलते जुलते नाम नहीं रखने देते, तो वो मिलते जुलते नाम में भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो इस वजह से भी बात रोक देते हैं। ट्रेडमार्क भी उसी रजिस्टर होते हैं ना सर। जी सर। मैं आगे इसका जो है ना
इंपोर्टर लेते हैं जी सर। select कर लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी ये है कि मैंने जोड़ दिया रिटेल किया अगर अपने रिटेल में जोड़ दिया तो उसके लिए फिर मुझे दो कैटेगरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सर प्रेफरेबली वैसे 2 ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप गौर करें तो इंपोर्टर ने करना क्या है, उसने मंगवा के चीजें घर तो रखनी नहीं है, करनी तो उसने सेल ही है। लेकिन बेहतर ये है कि क्योंकि आगे अगला सेगमेंट अलग से डिफाइंड है कि वो होलसेल है, रिटेल है, डिस्ट्रीब्यूशन उसने करनी है, क्या करना है। तो बातों की बल्क सेल है, जैसे आपको याद होगा कि बल्क इंपोर्ट जो करके कंज्यूमरेबल आइटम करते हैं उनकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 कैटेगरी सेलेक्ट करें। जी यही मैं कह रहा हूँ, फिर उसमें बेहतर है कि 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। इसमें ना सर मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी 1-1.5 साल पहले एफबीआर ने ना कुछ सेक्टर्स पे एग्जम्पशंस विड्रॉ की थी। अब उसमें हुआ ये था कि उन्होंने हमारे सेल्स टैक्स रिटर्नों का डाटा उठाया, वहां से उन्होंने देखा कि इनकी सप्लाईज किस कोड में है, वो उस सेक्टर में अगर फॉल करता है तो उन्होंने वो पूरा ही निकाल दिया, हालांकि वो एक पोर्शन था। एक बंदा मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा है एक ही अम्ब्रेला के अंडर, वो एक आइटम अगर सप्लाई कर रहा है तो उन्होंने उसको उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली। ये एक ऐसा मेन कंसर्न है जिस वजह से ये चाहिए कि बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करते वक्त ज्यादा एहतियात करें, ताकि आपको कल को कोई इस किस्म का नुकसान ना हो। अब वो सप्लाई दे रहे थे 1125 वाले सेक्टर के तहत 5 रिड्यूस रेट, उसके साथ उनका एक छोटा सेटअप था जिसमें उन्होंने कुछ और चीजें सप्लाई की थी जिसका कोड मैच करता था बिल्डिंग मटेरियल के साथ। तो उन्होंने एफबीआर ने ये किया कि उनको उठा के उनकी सारी एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी कि ये तो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हालांकि वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, वो पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज थी, लेकिन एफबीआर ने वो उनको कर दिया, फिर वो जाके बड़ी एक लंबी हैसल के बाद चेंज कराना पड़ा। तो इसलिए बिजनेस सेक्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन सर हमारे पास ऑनलाइन आया है, बुशरा कियानी साहिबा इन्होंने पूछा है कि हेल्प मी रिकॉल इफ मिनिमम टैक्स चार्ज अलोंग विद नॉर्मल टैक्स ऑन प्रॉफिट। इसमें विच एवर का एप्लीकेबल होगा जी, विच एवर इज हायर। अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है तो आप उस पर टैक्स देंगी नॉर्मल प्रॉफिट पे, और अगर आपका मिनिमम टैक्स ज्यादा बनता है तो आप मिनिमम टैक्स पे प्रॉफिट देंगे, पे टैक्स देंगे। सर जी सर। आपने फरमाया कि जो ट्रस्ट है सर इट इज अ काइंड ऑफ कंपनी, इट कैन आल्सो बी अ काइंड ऑफ, एसईसीपी भी रजिस्टर्ड करता है। मतलब अब ट्रस्ट जो होता है वो बेसिकली तो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है और ये अलग अलग है 2 चीजें। मैं उसको हमने इधर एससीबी में भी दर्ज करा नहीं, ये यहाँ पे अलग तरीकाकार है, ये भी रजिस्टर्ड करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एससीसीपी, और जो आपका ये रजिस्ट्रार वाला ऑफिस है जो कमिश्नर ऑफिस में है ये भी करते हैं रजिस्टर्ड। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बतौर कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये लाजमी है कि दोनों जगह पर दर्ज नहीं, हो कहीं एक करवा और सकते उसके हैं। बाद इसकी जो इनकम है उसका हम रिकॉर्ड एससीसीबी में सालाना बेस पे दें। अगर वहां रजिस्टर्ड करवाइए फिर देंगे, अगर ये वहां नहीं करवाई यहाँ है फिर नहीं देंगे। कहाँ करवाइए? अगर आपने रजिस्ट्रार के पास करवाई है ना रजिस्ट्रेशन, तो फिर आप पे मैंडेटरी नहीं है एससीसीपी। अगर आपने एससीसीपी में करवाई है फिर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप एससीसीपी में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकम जो है सारी का रिकॉर्ड देना है। हाँ देना जी वहाँ उनकी फाइलिंग SCP में देना मैंडेटरी जो फाइलिंग है एनुअल वो आप करेंगे फॉर्म ए के साथ जो जो और अगर हम वहाँ नहीं करते करती हैं जी अगर आप वहाँ नहीं करेंगे तो उनके जो इसका भी मतलब है कि हमने अकाउंट्स में कोई मेजरमेंट ही करनी है। सारी बात है, वो तो सारी एक अलग चीज है। लेकिन अब पहले अब आपका क्वेश्चन है 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं, मैं इसको सेपरेट कर दूं। ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड यूज करता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जिसको बोलते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के 2 तरीकाकार हैं पाकिस्तान में। एक तरीकाकार ये है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाएं और वहां पे जाके उसको रजिस्टर करवा लें, जो हाँ इनको रजिस्टर्ड करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा तरीका आप कहते हैं यार इनका प्रोसीजर मुझे पसंद नहीं है और मेरा नाम कोई और ना रख ले, तो एसईसीपी भी रजिस्टर्ड करता है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। वो आपको कंपनी रजिस्टर करके देंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसका भी तरीकाकार है, वो डायरेक्टेड अब बड़ी डिटेल अब आ गई है क्योंकि हमारे मुल्की हालात ऐसे रहे हैं कि वो इंटरव्यूज भी करते हैं, आपका डाटा भी स्क्रूटनाइज होता है, ये लोग भी करते हैं। ये भी इंटीरियर मिनिस्ट्री से वेरिफिकेशन करते हैं उनके तमाम डायरेक्टर की, और इवन पुलिस को भी भेजते हैं, फिर डाटा उनका भी वहां से निकलवाने के बाद रजिस्टर करते हैं। वो पूरा 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 प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है सर उनका। तो ये 2 जगह रजिस्ट्रेशन हो सकती है सेपरेटली, आप जो भी ऑप्ट करेंगे। जस्ट लाइक आप समझते हैं कि मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है या मैंने एक कंपनी बनानी है, दोनों में आप बिजनेस सारे कर सकते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किधर जाना चाहते हैं। इसी तरह से एनपीओ जो है ये आप रजिस्ट्रार के पास भी करवा सकते हैं और एससीसीपी के पास भी करवा सकते हैं, दोनों सेपरेटली और अलहदा से रजिस्ट्रेशन है, और दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है और दोनों ही वैलिड है, जो भी आप करवाना चाहते जो सर अब रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है हैं। जी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर?
उनके सर वो उनके एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के साथ एक पूरा पैटर्न दे रजिस्टर्ड हो गया जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? कोई रिक्वायरमेंट आपने उसके रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरह बनाने हैं जो एनपीओ के बनते हैं। ये हमने फिर सब रजिस्ट्रार को भी देने हैं। उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी नहीं, उनकी नहीं, उसी पे बनाया होगा। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं। उसी पे बनाया। एससीसीपी की मैंडेटरी फाइलिंग है, उनकी मैंडेटरी फाइलिंग कोई नहीं। यानी अगर हम सब रजिस्ट्रार के पास कराते हैं तो उसमें एम्बेसडमेंट की चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे क्या सकते हैं ठीक है, लिहाजा इसको एससीसीपी में साइमल्टेनियसली दोनों को होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और हमारे पास है जी यहाँ पे। अगर इसमें ट्रस्ट में कुछ चेंजेस आई हैं जी सर, तो वो चेंजेस जो वो जी वही होगी वो आपको वो देंगे, वो देंगे। अगर वो नहीं करवाया तो वो आपका स्टेटस नहीं चेंज होगा, नहीं change आप होगा। बंदे ऐड खुद से नहीं जो कर सकते, पहले वाला है खुद से आप नहीं ऐड कर वो सकते। चलेगा। हाँ, खुद से। लेकिन सर फर्दर इसमें जो रजिस्टर हो गया है तो उसका एफबीआर में क्या स्टेटस है ट्रस्ट का? वो आप अपना 181 अमेंड करेंगे जाके। एफबीआर में तो एनटीएन का तरीका कर वही है, ये ऑनलाइन खुद नहीं आएगा। अगर कंपनी करवाएंगे, सर मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ ना। ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ट्रस्ट आपने बनाया तो आप उसको एनटीएन नंबर भी तो लगाएंगे ना बाद में, तो वो तो 181 में आके वही तरीका कर रहा है। वही सर मैं आपको दूसरा कहूँ बार-बार, जो एनटीएन नंबर है वो मत कंपल्सरी है। जी जी, अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो बिजनेस कोई नहीं करना, उसका receipt and expenditure, हाँ ट्रस्ट के नाम का एनटीएन बनेगा ना आपका, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जो ट्रस्ट की एग्जम्पशन वगैरह है मतलब जो वो एग्जम्पशन लेनी 100 पड़ेगी, में जाके वो लेते अलग लेनी पड़ेगी, 100 में जाके लेते वो हैं, लेनी पड़ेगी वो सेपरेट से है। जी, वो सेपरेट, वो लेनी पड़ेगी। वो अप्लाई करेंगे कमिश्नर को, तो वो जब तक after वो रहेगी। नहीं होगी तो हमारा रजिस्टर तो नहीं होगा। जब तक आप वो ट्रस्ट की एग्जम्पशन नहीं लेंगे, उसमें आपकी उसमें आपका बतौर ट्रस्ट प्रॉपर ट्रस्ट नहीं होगा। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स नहीं होगा, ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, जी जी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन नहीं अच्छा होगा। सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर का अगर पाकिस्तान चैप्टर स्टैब्लिश करना है तो उसका कौन सा तरीका है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का कोई भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, कोई भी आप कंपनी बना सकते हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो। इसमें अगर आपके फॉरेन डायरेक्टर्स या फॉरेन पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार डिफाइंड है। और अगर इसमें आप फॉरेन कंपनी बनाना चाहते हैं, यानी फॉरेनर्स आके यहाँ कंपनी बनाना चाहते हैं, तो वो भी अलाउड है। लेकिन जैसे कि हमने अभी कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट भी कंपनी बना सकती है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि वो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है। उसमें अगर आप आईटी सर्विसेज देते हैं, उसमें आपको एग्जम्पशन हासिल हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें, सेल्स टैक्स की, पीआरए की या एसआरबी की रिटर्न फाइल करें, तो आपको उस पर टैक्स रेट 0.2% लगेगा, अदरवाइज आप वो टर्नओवर टैक्स ज्यादा देंगे। तो ये एक उसमें एग्जम्पशन मौजूद हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्हीं बिजनेसेस में से कोई भी रजिस्टर्ड हो। इस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आप सर्विस आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि बात को वो आपको डॉलर में करके देता है और वो इसके ऊपर पहले तो नहीं करके हम 5% टैक्स पाने देता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं तो बंदा बाहर से कंपनी से काम कर रहा है, आपको डॉलर में आते हैं, लेकिन मैं आगे खुलने उसके पास मांगता हूँ, वो मुझे डॉलर में पेमेंट कर रहा है या पाक रुपये में पेमेंट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सर इसमें असल में जो है ना, ये कानून में बड़ा क्लियर किया गया है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं तो आप रिड्यूस रेट में अप्लाई करेंगे फॉर्म। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज लेके नहीं ना आ रहे, आपकी सर्विसेज किसी भी फॉर्म में लोकल बंदे को चलेगी और वो आगे प्रोवाइड कर रहा है, फिर आप लोकल टैक्सेशन में आ रहे हैं। फिर आप उसमें वो जो एग्जम्पशन इन्होंने दी है ना आईटी सेक्टर वालों को, रिड्यूस रेट वाली, फिर आप वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ये बड़ा क्लियर है, इस पे काफी हमने, चूंकि अभी रिसेंटली एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है हमारी कराची में, उसमें यही प्रॉब्लम आया था कि वो जो बाहर से पेमेंट है वो उस कंपनी पे आती है और उस कंपनी के पीछे जो बैक एंड पे बंदा है वो पाकिस्तानी है, उसको वो दे रही है। वो जो पीछे वाला बंदा है ना सर, वो बेनिफिट नहीं लेगा, वो नॉर्मल टैक्सेशन में जाएगा, वो चाहे सर्विस प्रोवाइड में चला जाए, कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए, किसी भी फॉर्म में। बैंक वाले काम कर रहे हैं जी सर। कि आपको वो डॉलर में काम, डॉलर में जी उसमें ये है कि बैंक वाले उसको कह रहे हैं कि आप करवा के उसके ऊपर हमें बताएं कि आपका बिजनेस क्या है। जी सर।
आईटी सर्विसेज में आएगा सर आईटी सर्विसेज में आएगा, लेकिन वो लोकल में आ जाएगा क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेके आ रहा। तो आप वो जो अगर टैक्सेशन में वो बेनिफिट लेना चाहते हैं ना आईटी सर्विसेज वाला, तो वो नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन बिजनेस उसका आईटी सर्विसेज में ही आएगा, बट वो लोकल में आएगा, जैसे लोकल आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि आईटी सर्विस में जहाँ पे उन्होंने आपको दी है एग्जाम्पशन, उसमें कंडीशन है फॉरेन एक्सचेंज आने, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। अच्छा एक सर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, मैं चाहूंगा कि हमारे कोई भी साहब सेक्रेटरी साहब में से कोई जवाब। उन्होंने कहा जी मुल्तान टैक्स बार को रजिस्ट्रेशन करवानी है, कैसे करवाएं? ये दोस्तों से गुजारिश है, इमरान गाजी साहब से रब्ता कर लें, वो इस बारे में आए। ये वैसे बेसिकली एससीसीपी में होनी है जी रजिस्टर्ड, मैं आपको मुफ्त कर दूंगा। पहले आगे कुछ नहीं बात उसके बाद ये एक अलग करने लगे हैं बात, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लूँ। तो मुल्तान बार बनानी है गलत टैक्स क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है जी मिनिमम टैक्स के वाले से, इफ इंडिविजुअल हैव अ टर्नओवर इज 12 करोड़ देन मिनिमम टैक्स विल बी चार्ज ऑन 12 करोड़ और 2 करोड़। नहीं जी वो 12 करोड़ पे ही लगेगा। जो आपका टर्नओवर अगर आप 100 बिलियन से एक्सीड कर जाते हैं तो जो टर्नओवर होगा उस पे टैक्स लगेगा। हाँ जी, ये नहीं होगा कि उसमें आप नॉर्मल टैक्स की तरह बीच में से एग्जाम्पशन निकालें। और एनपीओ रजिस्टर्ड के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगी अंडर कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट। जी वो उसका रेलिवेंट एक्ट ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो उनका रेलिवेंट एक्ट है वो अगर आप उनकी एप्लीकेशन देखें ना, उसके ऊपर पूरा आपको ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं उसका एप्लीकेशन, उसका पूरी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट है। आपने पर्पस बताना है, डायरेक्टर्स बताने हैं, या फंडिंग बतानी है, कुछ अंडरटेकिंग देनी है, वो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, वो वहां पे रजिस्टर्ड होगी। दूसरा तरीका अगर मैंने बता दिया है कि एससीसीपी में भी कर सकते हैं। जी सर ई सर्विसेज डॉट SECP.gov.pk मैं वो शेयर भी कर दूं, इस पे वैसे लिखा हुआ है, स्लाइड ही आपके पास आएगी, उस पे एड्रेस लिखा हुआ है सर। सर अभी आपने घुमाया है कंपनी, उसकी टाइप बताई जी सर। उसके अंदर आपने टैक्स की लायबिलिटी का बताया था कि वो लिमिटेड है, और उसमें एक जो मतलब एक फर्दर है उसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड, वो नहीं मतलब डिस्कस हुआ। नहीं मैंने बताया कि कंपनीज की जो टाइप है ना वो टाइप्स मुख्तलिफ हैं, जी जी प्रोसीजर यही है। जी जी आपने लिस्ट करवानी है तो वो उसका प्रोसीजर अलग है, वो बाद का काम है सर। मैं वो जी। मतलब डिस्कस नहीं हुआ था यहाँ पे, वो डिस्कस नहीं हुआ था। एक बात है सर, दूसरी जो लायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना सर जी, वो मेरे ख्याल किसी साल तक जो प्राइवेट कंपनी है बेशक लिमिटेड थी, अब मुझे साल नहीं पर्टिकुलरली मतलब याद, वो कह रहे हैं जी कि उस साल तक जो डायरेक्टर्स हैं वो भी लायबल है टैक्स लायबिलिटी। नहीं दो चीजें सर मिस हो रही। सर टैक्स लायबिलिटी का जिक्र नहीं हो रहा, जी सर, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का जब जिक्र हुआ ना, तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट मैंने कहा कि लफ्ज प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड क्यों लगाया जाता है? जी वो इसलिए लगाया जाता है कि डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग दे है, जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है जी उसको वो उतने के लायबल है। बिल्कुल अब कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है, जी जी वो टैक्स की है या थर्ड पार्टी की है, किसी की भी है, जी बैंक की भी हो सकती है, जी सर, वो कंपनी ने देनी है, जी जी चाहे कंपनी अपने असासे बेच के दे। जी जी डायरेक्टर्स अपने असासे बेच के कंपनी की लायबिलिटी नहीं देंगे। सर। मैं वही थोड़ी सर मैं मतलब ये करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह राजा अकरम साहब है ना जी, उनसे मेरी बात हुई थी। मेरी एक लायबिलिटी थी 38 मिलियन की सेल टैक्स की, जी ADRCM में हमने अप्लाई किया था, लंबा चक्कर है उसका। जी सर। तो उसमें मेरे से उसने पूछा था जी जिस साल में ये डिसीजन हुआ है, जिस साल में ये अपने इवेंट हुआ है वो कौन सा साल? मैंने बताया कि ये साल था। उस साल में डायरेक्टर कौन कौन थे? चले आप तो उसमें नहीं आ रहे उस वक्त। मैं कहा जी आपने क्यों पूछ रहे हैं? कहता जी मतलब इसमें आपकी प्राइवेट है पब्लिक है। मैंने बताया जी पब्लिक है। तो उसने मेरे से कहा चलिए आप पे नहीं बुला रहा क्योंकि प्राइवेट पे है, जबकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब टोटली जो मतलब प्राइवेट है उसकी मतलब लिमिटिंग जो आप जी बताया। आपकी मैं बात समझ गई हूँ। ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि इन्होंने FPR ने ना कि कई जगहों पे ऐसा किया है कि कंपनी की लायबिलिटी थी और उन्होंने डायरेक्टर के अकाउंट भी अटैच कर लिए। और कैश कर दिए नहीं, निकाल लिए पैसे सर। मैं वही कह रहा हूँ जी ना, सर। डायरेक्टर अटैच करने का मतलब यही है ना, निकल के निकाल लिए सर। तो वो बेसिकली ये जो है ना बेसिक सर। कंपनी के जो स्टैच्यू में डिफाइंड है, कंपनीज एक्ट में जी सर, डिफाइंड है, जी सर। वहां पे इसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही है सर। और लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। अच्छा अब ये चीज है, ये तो बड़ी दिलचस्प से सुनते आए ना। मैं आप बताता हूँ। जी सर। अब देखने वाली चीज ये है कि जिस वक्त ये काम हुआ है, ये इवेंट हुआ है, जी कंपनी की वर्थ क्या है? अब कंपनी की अगर वर्थ देखें, डायरेक्टर ने फॉर एग्जांपल उस टाइम तक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है 100 मिलियन, जी जी ठीक है, लेकिन कंपनी उस टाइम खड़ी है 500 बिलियन पे जी जी और कंपनी की लायबिलिटी है 10 बिलियन।
अब अगर कंपनी के एसेट्स, उसके अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और उन चीजों को कैलकुलेट करें तो डायरेक्टर्स का शेयर तो कंपनी में बहुत ज्यादा है। कंपनी की एक वर्थ होती है, वर्थ कैसे बनती है? वर्थ बनती है कि कंपनी में एक तो डायरेक्टर का पैसा है, एक उसके प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं जिसको हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स कहते हैं, उसके रिजर्व्स पड़े हैं, फिर उसके बाद एसेट्स हैं और फिर लायबिलिटीज हैं। अब आप इसको जब नेट ऑफ करेंगे तो एक कंपनी की वर्थ बनेगी जो कि शेयर होल्डिंग की अमाउंट से ज्यादा होगी। यानी अगर आज आप कंपनी लिक्विडेट करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी की वर्थ आपके शेयर के बराबर नहीं होगी, वो उससे कहीं ज्यादा होगी। आपकी जो लायबिलिटी उस टाइम उन्होंने ली है, ये कह रहे हैं कि उसकी ब्रेकअप वैल्यू निकालेंगे, देखें हो सकता है आपकी वो वैल्यू उससे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये चूंकि अब एफबीआर का एक मामला बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम उसमें स्टैचू में तब्दील तो नहीं कर सकते। कंपनी की लायबिलिटी जो लिमिटेड का हम वर्ड यूज करते हैं, ये तो एक लॉ पॉइंट आ जाएगा, इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो गलत रहे हैं, चैलेंज किया डायरेक्टर्स को अटैच कर रहे हैं, चैलेंज किया जाए। वो तो गलत कर रहे हैं ना सर। एक सर और क्वेश्चन है, कोई हमारे लॉ ग्रेजुएट जवाब देना चाहें तो कह रहे हैं जी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को एओपी रजिस्टर्ड करवा लें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे जी, एहसन विरक साहब जवाब देंगे जी। इसके बाद है जी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन करवाना, व्हिच वन इज बेटर। ये फिर बुशरा ज्ञानी साहबा का सवाल है जी, एनपीओ को हम कहाँ रजिस्टर्ड करवाएं, बेहतर कौन सा है? देखिए जी, अगर तो आप अपना नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप एससीसीपी में जाएं। और वैसे आजकल ये अदर देन लिटिगेशन या किसी भी बात के अलावा आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर्ड कर ही नहीं रहे आजकल। पिछले को 2-3 साल से उन्होंने कोई एनपीओ रजिस्टर नहीं की, तो बेहतर है आप एससीसीपी में चले जाएं। एससीसीपी वालों का प्रोसीजर कंपैरेटिवली उनसे बेहतर है। वो भी आपके इंटरव्यूज करते हैं, जो आपके उसमें डायरेक्टर आप कह लें, उसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बेसिकली लफ्ज सही है, थैंक यू सर। तो वो उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, वो जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिव। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सर एमपीओ होगी ना, आम फर्म होगी हो सकता है, पॉसिबल। अपने ये बात भी की है कि जो ईमेल है और सेल नंबर है वो कंपल्सरी है, जो भी बंदा है इंडिविजुअल या फर्म का या कंपनी का जाना, ठीक है, इसमें वो देना भी वो वंस लेती है, वो दोबारा वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करती वो जी सर। फाइल जो है। इसमें मतलब जो कचहरियों में हम बैठे हैं या जहाँ पे भी बैठे हैं, वो जी एक्टिव नॉन एक्टिव के लिए वो अपने सीईओ और के जो है उसके लिए ऐसे ही उनको कर दिया जी सर। अब उन्होंने तो अपना 2,000 या 25,000 या 5,000 या 10,000 ले लिए सर जी सर। उसके बाद सैलरी उन्होंने अपने पास से दी है सर, ईमेल भी अपने पास से दी है, जो उनके सेल नंबर है जो ईमेल है वो कहाँ तक सर वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है उस चीज। सेल नंबर भी मैंने गलत दिया, एकदम एक मतलब था तो सर ना सर वो सिर्फ रजिस्ट्री खर्चा बचाने के लिए। जी सर, कोई वो ये ऐसे केसेस आते थे सर इसमें सर सेल नंबर वो आपका सेट होगा जो आपके नाम पे बात है। अगर आप किसी सर पहले नहीं है, पहले नहीं था, पहले हो जाते थे, अब ये अब मेरे पास शायद हो गया, वो पहले नहीं था ये, और मेरा इसमें ख्याल ना, वो आप भी कर रहे हैं इसका जो मैं समझाऊं आप बेसिकली कह रहे हैं आप वो क्या करें, जब हो गया तो वो क्या करे। मैं जो आपको क्वेश्चन समझ, अब देखिए सर इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। आपको याद होगा कि यहाँ पे इसी बुनियाद पे इंटेलिजेंस के कुछ केसेस भी हुए थे कि लोगों के यूजर नेम पास मिस यूज हुए थे, उस पर फिर वो टैक्स पेयर से उन्होंने अंडरटेकिंग ली थी, पैनल भी लिए थे और इन्वेस्टिगेट किया था कि वाकई यार इनका तो काम कोई नहीं। अब देखिए टैक्स पेयर ने प्रूव कैसे करना है कि मैंने ये बिजनेस नहीं किया और मेरे नाम पे ये हो गया, तो जाहिर है कोई ना कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट लाएगा या अपना कोई सोर्स लाएगा या बताएगा जी मैं तो ये नौकरी करता हूँ, ये बिजनेस तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, व्हाटएवर कोई प्रूव करे। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है और आपको पता लग जाता है और आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीकाकार है, और टैक्स पेयर खुद अपीयर हो जाए पीआरओ के पास, यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनके पास अपीयर होकर उनको एक सादा पेपर पे लिख के दे दे कि जी ये मेरा ईमेल एड्रेस कर दें और ये मेरा मोबाइल कर दें, वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है। कुछ हो गया, ये कहते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है जिसने गलत दिया। इम्पैक्ट पे तो इसका सर मैंने गलत आपको आप- बताया ना कि आप उसकी या तो कंप्लेन कर सकते हैं या अगर वो इन्वेस्टिगेशन खुलती तो उसमें आप फिर प्रूव करें, बोनस तो फिर आप ही आ रहे हैं, एक दफा तो आपने प्रूव करना है सर। कि मैंने अपना ही दिया मिसाल के तौर पे, मैंने एक फ्रेम लिया उसको बाद मैंने नंबर डिलीट कर दिया, एक नया ले लिया दोबारा, फिर मैं ईमेल भी मैंने बनाया अपने नाम पे बनाया, मेरे पास ईमेल उसकी आनी है, उसके बाद मैंने नया क्लाइंट आया, मैंने फिर सेल नंबर अपना पहले वाला खत्म करवा दिया, ये डिस्कार्ड कर दी, नया सेल नंबर ले लिया मैंने अपने नाम पे, ईमेल भी मैंने ऐसी बोगस बनाई,
जी सर। तो 3 महीने में ये काम यूरोपी के बाद डिग्री कर दी है। सर इसमें वैसे इसका मेरा जवाब क्वेश्चन है- इसका जवाब आप ही बेहतर दे सकते हैं। इसका जवाब आप ही बेहतर दे सकते हैं। इसका आपने इसका मैं सही मशवरा तो ये दे सकता हूँ कि INI को लेटर लिख दें, उस पर सारी शिकायत। वो कहते मैंने अपना किया है, मैंने कहा अपना, फिर आप जवाब दें। एक्सपीरियंस तो आप लॉयर का नहीं करना होगा। मैं बेसिक बात तो फिर कोई बात सर मैं फटा लगा के बाहर बैठा हूँ, मुझे 1000 रुपया देना उन्होंने, अल्लाह ना मैंने ये दोनों काम कर देने। सर आपके पास जो आएगा उसको होना चाहिए ना, उसको चाहिए तो उसको ध्यान उसको तो पता ही नहीं है, उसमें सर 1000 रुपया नहीं सर, इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि चीमा साहब इज नॉट एग्रीड पर्सन देयर। सॉरी सर 1000 रुपया आपको दिया है, आपने ये तीनों काम कर दिए या मैंने कर दिया, ठीक है, उसकी रिटर्न भी फाइल हो गई है, 1000 रुपया तो चालान भी जमा हो गया है। अब अगले मेरा क्वेश्चन ये होना कि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी रिटर्न भी जानी है अगले साल में, ये भी होना है, ये भी होना है, वो भी होना है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, उससे उसने नॉन एक्टिव पे पैसे भी ले लिए, अब उसको अपने करवा भी दिया, क्या कहते हैं उसको, रजिस्टर भी करवा दिया, उस बंदे को पता ही नहीं। सर मैं इसको थोड़ा सा ना क्लियर करता हूँ। एक मैं इसका बड़ा एक, अगर कोई चीज गलत हो गई है, आप समझते हैं कि ये काम गलत हो गया, ठीक है, अब टैक्स पेयर को जब भी पता लगा है, आपके पास एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है, आप एक एप्लीकेशन लिखें, कमिश्नर को दें, उसे कहा ये मेरी रिटर्न अगर फाइल हुई है, ये भी गलत है, ये रिवाइज करें, मेरा तो ये बिजनेस नहीं, जो मैंने पहले बात की है, अपने जो आपका ओरिजिनल काम है बताएं कि मैं 114 में फॉल ही नहीं करता, मैं तो मिनिमम लिमिट में ही नहीं हूँ जिसने टैक्स देना है या टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, या मैं फॉल करता था तो मेरा सेक्टर ये था, वो पूरा एक लेके अपनी सारी रिटर्न में रिवाइज करवा लें, सारी चीजें ठीक करके अपना आगे से जब भी पता चले उस टाइम ठीक करवा लें। पता तो ये तभी चलना है ना जब आपको पता चलेगा कि ये हो गया काम, जब तक आपको पता ही नहीं, आप तो इग्नोरेंट बैठे हैं बिल्कुल। पता चलना है जिस जब दिन नोटिस पता आना है। चलेगा, जब नोटिस आएगा, तो आप जाके बेहतर यही तरीका है कि कमिश्नर के पास चले जाएं, उसको रिक्वेस्ट करें, सारी पिछली रिवीजन करें, अपनी सारा सेट करके उसको ठीक कर लें। देखिए ना, वो आसान तो नहीं है ना यार, लेकिन आपकी मिस्टेक है ना, आप अंडरटेकिंग दें, बयान अल्फी दें, उसको कहें जी मुझे पता ही नहीं। देखिए ना, कमिश्नर के पास मैं जाता हूँ, 5 साल का नॉन कंप्लायंस हूँ मैं, 5 साल का मैं नॉन कंप्लायंस हूँ, 2 साल का हूँ, 5 साल के बाद मुझे नोटिस आता है, मुझे पता भी नहीं है नोटिस आता, तो मैं तो कंसीलमेंट तो हो गई ना, या नॉन फाइलिंग में मैं तो अब आ गया ना पेनल्टी वगैरह। सर देखिए, ये तो सर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज नहीं बना। उसकी अपनी इग्नोरेंस है, मैं सर वही कह रहा हूँ ना, ही मस्ट बी पनिश्ड। अगर उसको कोई रास्ता निकल आता है, उसके बाद देखिए आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल हुई है जिसके तहत ही आप 114 में फॉल करते थे, बिल्कुल सही, ये तो अब आपके सर पे तो होना था ना, है ना, बिल्कुल सही कि आप वो 114 में फॉल करते थे लेकिन आपने रिटर्न नहीं दी। अच्छा, जो दे दी है वो अगर गलत दी है तो उसको रिटर्न पे चले जाए। हाल तो ऐसा ही होना है ना, मसले को सॉल्व कहाँ करेंगे जाके, किसी भी वो लिटिगेशन में हो या इनिशियल स्टेज पे होगा ऐसे। यहीं पे एंड करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। जी। लेकिन सर आज जो कचहरियों में हो रहा है ना, 90% यही हो रहा है, अब ये देखिए, उसको इल्म भी नहीं है सर। अब इसमें नवाज साहब बता सकते हैं कचहरी में क्या हो रहा है। नवाज साहब, मोहम्मद नवाज साहब खुद कहता है कि मेरे एटीएम में मौजूद तो मेरे पैसे कट मत पता है लोगों को, सर पता है, उसके बाद सारा पता है जो सर। बंदा ओरिजिनल रजिस्ट्री कराएगा 1 लाख रुपए उसका खर्चा आ रहा है, वो बाहर जाएगा वही रजिस्ट्री 40,000 रुपए, 40,000 उसमें ये समझ नहीं आती। उसमें जो टीएमए की फीस है वो टोटली 2 नंबर लगती है, आधे पैसे दें उस टाइम पर। देखिए इसमें और सर हर चीज जारी लगती सब है जो आदमी को जानबूझ के जहर खा रहा है, अब उसे पता है ये मैंने जहर खाया। बट सर मैं इसमें ना एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, मैं एक इसमें छोटी सी गुजारिश करूंगा। नहीं सर, मैं तो पर्टिकुलर जिसकी के पास बैठा हूं सर जी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपको चाहिए कि वकील भी अच्छा करे, नहीं करता चाहे वो टैक्स का हो चाहे नहीं वाला हो, और वो फंसेगा, छोड़ दें। सर जी हम डिबेट जरा इधर भी चल रहा है, लाइव सेशन पे। जी सर, जी जी सर, अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है ना, फिर आप 14 वाला करेंगे, 181 में क्या मॉडिफिकेशन नहीं ला हो रही फॉर एग्जाम्पल। सर हो जाता है बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन दोबारा अगर यहाँ पे चल जाए, मैं अभी शेयर करके दिखा देता हूँ आपको किस स्क्रीन पे आता है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। 181 का फॉर्म जो है सर, रजिस्ट्रेशन में सेकंड ये है ना सर, सेकंड पे दूसरे नंबर पे अगर ऑप्शन देखें तो ये मॉडिफिकेशन का फॉर्म पड़ा है। इसमें मॉडिफिकेशन जब आप खोलेंगे ना, अगर आप मोबाइल और वो करना चाहते हैं तो ये पहला पेज है, आपने इसको सबमिट भी नहीं इवन करना, आपने सिर्फ ये ईमेल और मोबाइल देकर यहाँ पे सबमिट करेंगे ना सिर्फ इस पेज को, तो एक कोड आएगा आपको,
वो कोड आप देंगे, आपका चाहिए, ये तो इमीडिएटली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। पहले जी पहले नहीं सर, ये वो- इजीली हो जाता है। नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। जी सर। सर शाह साहब की अगर मैंने बात की, अगर कोई बंदा फॉरेन अपनी दे रहा है सर्विसेज, उसको उससे डॉलर में पेमेंट होती है, जी सर। तो अगर ऐसा डॉलर उसके अकाउंट में आते हैं, देन उसका सर डिपेंड करता है सर्विस वो किस सेक्टर में दे रहा है। बाहर से जो पेमेंट आ रही है ना, उसमें 2-3 टाइप हैं जिन पे रिड्यूस रेट लगता है, जिसमें एक फॉरेन इंडेंट कमीशन है जिसको इन्होंने अब 154(2) में डाल दिया है, जिसपे 1% टैक्स रेट है। जिसमें आईटी सर्विसेज हैं, उनकी अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो 0.2% है। उसके अलावा आपकी कुछ 1125 वाले सेक्टर की हैं, वो 1% है। फिर अगर आप उसके अलावा अदर देन दैट आते हैं, एक्सपोर्ट रेटेड सर्विसेज भी 1% है, लेकिन अगर उनके अलावा है तो फिर वो आपका नॉर्मल का जो टैक्स बनता है वो सर्विसेज का 7% या 10%, जिस भी कैटेगरी में जाएगा। बैंक्स अब ये कर रहे हैं सर मोस्टली कि बैंक्स आपसे पूछते हैं, जैसे उन्होंने कहा था ना क्वेश्चन में कि बैंक आपसे पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, आप जो सेगमेंट उन्हें बताएंगे उस सेगमेंट के मुताबिक वो आपके साथ टैक्स की ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे साथ एक ऐसा भी 1-2 केसेस में सर हुआ है जिसमें बैंक ने उनका जी अपने एडवाइजर से हमें इन राइटिंग ओपिनियन ले दें कि आप क्या काम करते हैं, ताकि हम वो अपने लगा के ऑडिट की रिक्वायरमेंट बैंक अपनी पूरी कर लेता है और फिर आपसे उस मुताबिक टैक्स काटता है। तो आप उसकी बिजनेस सेक्टर को देख लें कि किस में फॉल करते हैं, आया आपके पास कोई रिड्यूस रेट में फॉल करता है वो, या वो नॉर्मल में जाएगा। अगर वो नॉर्मल में जाएगा तो 7% से लेके 12% तक टैक्स रेट है सर्विस सेक्टर का, तो आप उसमें से किसी में फॉल कर देंगे। अगर आपके पास ये इनमें जो मैंने आपको 2-3 सेक्टर बताए जिनमें रिड्यूस रेट है, इनमें आएंगे तो आप रिड्यूस रेट में आ जाएंगे। वो ड्रॉप इन मनी पे सर काटता है, जैसे एक्सपोर्टर का काटता है बैंक ड्रॉप इन पे काटता है, लेकिन वो रेट बैंक अपना लगाता है, रेट लगा के ₹5 करके काटता उसी पे है। ये वही चीज है सर, जैसे एक्सपोर्ट में अक्सर मसला आ जाता है कि टैक्स कुछ कटा होता है, एक्सपोर्ट कुछ होती है, उसमें फर्क होता है थोड़ा सा, वो फर्क बेसिकली यही है। इसका सर एक मेजर पार्ट ये है कि जो आपकी पेमेंट लग रही है सब उसके नरेशन का बड़ा एक रोल होता है। आप उसमें मेंशन कर दें जो बंदा पेमेंट लगवा रहा है क्या ये आईटी सर्विसेज के अगेंस्ट है, या ये जो देखना बैंक को भी उसके लिए इजी हो जाता है डिटरमिन करना कि पेमेंट किसके अगेंस्ट आ रही है। तो अगर उनको बोल दिया जाए कि नरेशन में या डिस्क्रिप्शन में आप ये मेंशन कर दें तो आपके लिए भी आसानी है, बैंक के लिए भी आसानी है। ये अगर ऑडियंस में से इधर से कोई सवाल करना चाहें तो आप भी अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन भी ले लेंगे। अच्छा इमरान साहब, इसमें एक एनपीओ की बात हो रही थी, वो रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक के पास, कमिश्नर के पास भी रजिस्टर्ड हो सकती है, एससीसीपी में भी रजिस्टर्ड हो सकती है एनपीओ। जब हम एससीसीपी में रजिस्टर्ड होंगे तो हमारा नाम रिजर्व हो जाएगा, वो नाम कोई और नहीं रख सकेगा। अच्छा, हम एससीसीपी में ABC हमने एनपीओ रजिस्टर्ड करा ली, क्या उसी नाम की रजिस्ट्रार के पास भी कोई और बंदा करवा सकता है? रजिस्ट्रार के पास कंडीशन नहीं है, ये ऐसे ही है कि कंपनी बनी हुई है, आप उस नाम की इंडिविजुअल फर्म खोल लें तो आप खोल लेंगे, कोई नहीं। एससीसीपी किसी दूसरे इदारे को बाउंड नहीं करता कि आप इस नाम की नाम कंपनी ही बनाने देंगे आपको उस नाम की। और लेकिन अब आप मिसाल देते हैं किसी भी बड़ी फर्म है आपकी, कोई प्राइवेट लिमिटेड यूनिट है, अब उसका नाम उठा के अपने एनटीएम पे रख के अपने एनटीएम बना ले तो आपके कोई पाबंदी नहीं, ये हो सकता है। ये जाए कि आप उसको नाम रिजर्व करवा लें जाके, कॉपीराइट ले लें उसका, या वो ट्रेडमार्क में चले जाएं, या जो भी उसके तरीके अगर उसमें अगर आप लोगो वगैरह करवा लेते हैं तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, बाई फोर्सफुली बाई लॉ रोक सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड करवाने से फिर भी नहीं रोक सकते। यानी वो एक दफा रजिस्टर्ड वो भी करवा दें। जड़ा वाला रोलेक्स स्वीट्स जी, तो रोलेक्स वालों की जो ऑब्वियसली हर बंदे को पता है कि रोलेक्स किस चीज की कंपनी है, और सर वो हर कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, बेशक वो मशहूर वॉचेस के लिए है। तो उन्होंने सर वहां से जड़ा वाला में वो नोटिस सर्व करवाया था और उन्होंने उसको करेक्ट किया था कि इसका नाम चेंज किया जाए। जो आपका क्वेश्चन है जी कि अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हम करें कंपनी में तो ये बेहतर है टैक्सेशन के लिए, इस पे अभी बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई है कि एनपीओ की टैक्सेशन जो है उसकी आपको एग्जाम्पशन प्रॉपर कमिश्नर से लेनी पड़ती है। तो अगर आप वो ले लेते हैं तो दोनों तरफ से टैक्स की ट्रीटमेंट सेम होगी। एससीसीपी की फाइलिंग रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन टैक्स की ट्रीटमेंट जो है वो आपकी सेम होगी। जी सर, मैं आपको बोल दूंगा। जज़ाकल्लाह। एससीसीपी से हम एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं कि क्या इस नाम का कोई पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड है आपके पास? सर वो एससीसीपी ने ना अपनी वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिया है, सर्टिफिकेट होता है नहीं सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन उनकी वेबसाइट पे ऑप्शन है, आप नेम सर्च करें ना तो आपको वो उस नेम की कंपनी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या उससे मिलते जुलते नाम की भी तो वो सारी बता देता है, वो मिल जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट ऐसा मेरा ख्याल उनके बाई लॉज में नहीं है, वो सर्टिफिकेट इशू कर, सर्टिफिकेट इशू नहीं करते।
लेकिन आपको जो ईमेल आएगी ना सर, अगर वो नाम अवेलेबल है, अगर आप अप्लाई करते हैं वो नाम, तो वो ईमेल एक तरह से आपका प्रूफ होगा। केस है वो गलत ट्रस्ट है, फ्रॉड करने के लिए वो कैंसिल कराना है। अब मैंने आज तक ट्रस्ट का केस ही नहीं कभी लड़ा। सर हमें बताएं, हम पिछले 4-5 दिन से ना लाइब्रेरी बैठ के ना वो जरा सर्च कर रहा था, आज टॉपिक निकला, मैंने चलो अपनी क्यूरी सॉल्व कर जी बिल्कुल ठीक है, सीख ही आते हो। सर, ये डिस्कशन ही है, हम जो बैठे हैं दोस्त, तो हम मेरे डिस्कस पास कर दो लॉयर केस है, एक प्राइस बॉन्ड निकला, एक बंदे का 15 मिलियन, 1.5 बड़ा करोड़। लकी बंदा है। अच्छा, अब वो निकला है तो वो टाइम बार्ड हो गया। अच्छा क्या हुआ? ये तो बैठा कोई फिर उसके अच्छा, साथ वो जब बैंक गया तो बैंक वाले ने कहा कि जी ये पैसे नहीं मिल रहे, मुझे साथ ले गया। मैं वहां पर गया स्टेट बैंक को, मैं कि यार इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? फिर कंप्यूटर में चेक किया, कहता जी आपको 6 साल हो जाता। मैं कि यार राइट क्यों जेपरडाइज कर रहे हैं? अब वो स्टैम्प करने लगा, खैर मैं वकील था, मैंने मना किया, मैं कि यार कैंसिल नहीं करना बॉन्ड होल्डिंग। अब वो मुझे कह रहा है कि जी आप मुझे ना ये अदालत के थ्रू देख रहे हैं, तो बॉन्ड वाला केस भी मैंने आज तक नहीं दिया। नहीं तो इतना सर वो बेसिकली अच्छा, ये जी एक सजेशन आई है कि जी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे भी एक सेशन करो। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे भी देखते हैं जी एक सेशन। ये वकास इकबाल साहब हैं ITP, इन्होंने सजेशन दी है कि ट्रेडमार्क इंशाल्लाह जरूर जी। जी वकास इकबाल साहब, प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो टैक्स बार के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि हम इस पे जल्दी एक सेशन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पाइपलाइन में। अजीब मीन्स क्या नहीं, आपका आंसर आ गया कि गूगल पे भी आप नेम लिख के सर्च कर सकते हैं, जरूरी नहीं है SCCP की वेबसाइट पे, गूगल से भी आप नहीं। अच्छा, वो बंदा बैंकिंग कोर्ट जा सकता है, ये नहीं जाएगा ना जिसका बॉन्ड निकला है 1.5 करोड़ का, और वो भी टाइम पड़ गया है यार, इतनी बड़ी बात है। मेरे ख्याल दुकान वाला होएगा जिसका बॉन्ड आते हैं ना, वो देखते रहते हैं, कुछ 6 साल पुराना आ गया होना, इनाम भी निकले होना। इस पे ना एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, जिसमें आगे गिलगित बल्तिस्तान की एक खातून है, ये लॉ में पढ़ाया भी जाता है, पार्ट 1 में मेरा ख्याल हमने भी पढ़ा था, उसमें ये केस था जिसमें 6 साल से ज्यादा हो गया था, वो कोर्ट में आई थी और वो उसको नहीं रिलीज किया गया। तो ये जो टाइम लिमिटेशन है ना प्राइस बॉन्ड की, इस पर रिलीज नहीं मिलेगा, ये डिसाइडेड केस है, ये सुप्रीम कोर्ट लगता है। पर अर्न मनी तो नहीं है ना, ये तो गैम्बलिंग है, ये नहीं उसने मेहनत की। हाँ जी, ये बेसिकली जो IPO है ना जी, ये कॉपीराइट्स का आपने जो क्वेश्चन किया है, ये बेसिकली IPO यही चीजों को देखता है। तो इस पे हम अभी आपसे कमिट कर रहे हैं कि एक सेशन इसका पाइपलाइन में है ऑलरेडी, तो देखते हैं जी इंशाल्लाह, इसको भी जैसे ही होता है फिर शेयर भी करते हैं। कोई आज की बिजनेस के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फाइंड आउट। बैंक वाले डरपोक होंगे, सर ये पकड़े अपने। तो सब और भी कर लेंगे। कैमरे लगे हैं सारे। आई थिंक अगर फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने ऑनलाइन सेशन को कंक्लूड करते हैं। क्लाइंट बढ़ा जाए, अगर कोई है क्वेश्चन तो कोई केस वाला नहीं कर रहे हैं, बड़ा अनलकी बंदा है ये। इंटरेस्टेड है। जी सर, हम अपना सेशन प्रॉपरली क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद इजीली फ्रीली हो गपशप करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद थे, फेसबुक पे, जूम पे, पिप्फा की ब्रांच काउंसिल के मेंबर्स, 2 स्टूडेंट्स भी थे इसमें हमारे साथ, ITPs भी थे, कुछ SCCP के कंपनी ऑफिस के लोग भी थे हमारे साथ। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जी। आज का हमारा सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी फेसबुक से भी, और हमारे पिप्फा ब्रांच काउंसिल में भी इसकी रिकॉर्डेड फाइल मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो आज की प्रेजेंटेशन है, इसकी स्लाइड हम शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, इंफॉर्मेटिव था।